S. Chand presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. Do you know that conductance not only depends upon the small size or the high charge of the ions, but there are so many other factors, taking part in determining the conductance. कौन से हैं वो? टेम्परेचर है, प्रेशर है, विस्कोसिटी है और उसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं ऑन विच द कंडक्टेंस डिपेंड्स. Hi, I'm Dr. Richa Arora and welcome to S. Chand Academy, and I'll teach you conductance, and specifically conductance में I'll talk about Colrausch's law, its application and applications of conductance measurements. और इन टॉपिक्स के बारे में आपको और डिटेल में जानना है. The link of S. Chand Publishing book has been given in the description box below. So let's begin. In the last video we talked about कि strong electrolyte की हमने बात करी थी on dilution its molar conductance increases. weak electrolyte की भी होती है but बहुत ज़्यादा dilute करने पे उसकी conductance होती है वो measurable नहीं होती है. और हमने एक और चीज़ करी थी, हमने उसको extrapolate किया था something like this. To get the limiting value of conductance. ना ये लिमिटिंग वैल्यू लाने की ज़रूरत ही क्या थी, जो हमने उसी से काम हो जाता. एक्चुअली कोलरॉशस लॉ, कोलरॉश ने क्या बताया, उसने कहा कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाती है, यानी जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, एट दैट पॉइंट योर आयंस मूव इंडिपेंडेंटली एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर आयंस प्रेजेंट इन द सिस्टम. दैट मीन्स अगर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं तो पॉजिटिव आयन का कंट्रीब्यूशन अपना इंडिविजुअली होगा, नेगेटिव का इंडिविजुअली होगा, एक दूसरे से उनका फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट मूव करेंगे. तो उसने कहा कि इफ़ यू हैव एन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आपके पॉजिटिव आयंस ऑब्वियसली नेगेटिव आयंस होंगे, देन द मोलर कंडक्टेंस, द टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑब्वियसली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको नॉट से भी करते हैं सुपरस्क्रिप्ट में और इन्फिनिटी भी कर सकते हैं. तो मैं थ्रू आउट अब एक एक नोटेशन रखूँगी, मैं नॉट रखूंगी. इज इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा प्लस नॉट प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस नॉट, यानी दिस इज व्हाट पॉजिटिव आयन की, दिस इज एक्चुअली मोलर कंडक्टेंस ऑफ द पॉजिटिव आयन, दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ द नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द स्टोइचियोमेट्रिक नंबर, यानी एक आयन की कितनी है, जितने वो प्रेजेंट है, टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयन कितने हैं उनके नंबर से मल्टीप्लाई किया, टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ द नेगेटिव आयन, दोनों को ऐड कर सकते हैं हम at infinite dilution. This is something very important thing this Colrausch's law gave, and this is also called Colrausch's law of independent migration of ions. Independently वो move कर रहे हैं ions at infinite dilution, क्योंकि ये चीज़ experimentally भी देखी गई. उन्होंने कहा let's take एक electrolyte लिया AB, दूसरा लिया AC and it was then the molar conductance at infinite dilution. Fine. जब उसकी वैल्यू को नोट किया गया, अब एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन में बोल रहे हैं, आपको लगेगा इन्फाइनाइट डाइल्यूशन कैसे आ सकता है एक्सपेरिमेंट से. रिमेंबर हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं और हम एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, तो हमारी इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे आ नहीं रही है. फ्रॉम द ग्राफ वी आर एक्सट्रापोलेटिंग एंड फाइंडिंग आउट इट्स वैल्यू एंड इट वॉज फाउंड दैट कि आपका जो डिफरेंस है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ए की बात करूँ, अगर इन दोनों की मोलर कंडक्टेंस एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन की बात करूँ, दैट मीन्स ए बी माइनस ए सी लैम्डा एम नॉट, इसकी बात करूँ, सो आपका जो वैल्यू, जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, द डिफरेंस इन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी एंड सी आयंस नॉट ऑफ ए. अगर इस ए की जगह अब कोई और दूसरा आयन भी ले लो तब भी द डिफरेंस इन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दीज विल बी द सेम, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने बोला इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस हो रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हर एक आयन का इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कोलरॉशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, और इसमें हमने बात करी कि इंडिविजुअल आयन का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका अपना अपना इंडिविजुअल होगा टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टेंस. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात तो बहुत इजी हो गई, बहुत क्लियर हो गई, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है हमें
वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या कर रहे हैं, हम तो एक्सट्रापुलेट कर रहे हैं, किसी लो कंसंट्रेशन पे लिया, बाकी एक्सट्रापुलेट कर दिया, आ गया। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली जो चीज़ है वो हम एक्सट्रापुलेशन से नहीं कर सकते, और लो कंसंट्रेशन पे उसकी जो वैल्यू है हम डिटर्मिन भी नहीं कर सकते कि इतने कम आयंस होते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू। तो इसका मतलब क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगा तभी हम दो आयंस की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस को हम कंपेयर कर पाएंगे। तो क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम कंपेयर ही नहीं कर सकते? इसका आंसर भी कोलरॉशेस लॉ में ही है। कोलरॉशेस लॉ की एप्लीकेशन ही एक मेजर एप्लीकेशन यही है दैट इट कुड फाइंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एसिटिक एसिड का, क्योंकि वही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का ले रहे हैं। अब एसिटिक एसिड में क्या है, एसीटेट आयंस है और H+ आयंस है, हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली में। तो अब उन्होंने कहा एसीटेट आयन कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिल सकता है? सोडियम एसीटेट, वो इलेक्ट्रोलाइट जिसकी मैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकती हूँ, लैम्डा m0, ये आ गया। और साथ में मुझे क्या चाहिए, H+ कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ सकता है? HCl। तो अब इससे मुझे मिल रहे हैं एसीटेट आयंस, इससे सोडियम आयन, H+ आयन, Cl-। एसीटेट मुझे चाहिए, H+ मुझे चाहिए, प्लस हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सोडियम और क्लोराइड आयंस एक्स्ट्रा आ गए, मुझे उनकी वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, विल सब्ट्रैक्ट द मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। Na+ की जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, Cl- की कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या आपका, ओनली योर एसीटेट आयन एंड योर H+ आयन की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। दिस इज नथिंग बट लैम्डा m0 एसिटिक एसिड। फाइन, तो आ गया हमारा, बड़े इजी तरीके से सिंपल कैलकुलेशंस मैंने करी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता है, उसी में से निकाल के हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की आगे। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉशेस लॉ। दूसरी एप्लीकेशंस भी है, कैलकुलेशन इसी तरह से होती है, बट अभी हम यहाँ बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की करेंगे, तो फोकस हम यहीं पे कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो शुरू में मैंने बात बोली थी, that your conductance value depends upon so many factors other than the size and the charge of the ion. So अभी हम उस पर बात करेंगे, क्या क्या है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने बात की, कैसा है हम देख चुके हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उस पर बहुत मेजरली डिपेंड करता है द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, नंबर ऑफ आयंस, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस की वैल्यू होगी। तीसरा है साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयन जो दिया, the dependence of the size of ions with the conductance और molar conductance, वो Stokes law है। अब उसमें क्या, you can see this inverse relationship between the size and the molar conductance। इसका मतलब जितना साइज छोटा होगा तो उतना ही ज़्यादा वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उतना इजीली वो फ्लो कर सकेगा, उतनी स्पीड से फ्लो कर सकेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की बात करते हो, आप उसका सोल्यूशन बनाते हो। और हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब डिस्कस किया था, हमने एसिमेट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने क्या बोला था, दैट पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं एक्चुअली, वो दे आर सराउंडेड बाय योर सॉल्वेंट्स। पॉजिटिव आयन भी सॉल्वेंट से होंगे, नेगेटिव आयंस भी होंगे, तो हमारे पास ये क्या होंगे, हाइड्रेटेड आयंस होते हैं। तो हाइड्रेटेड आयंस का क्या होगा, साइज इज डिफरेंट फ्रॉम देयर क्रिस्टेलोग्राफिक रेडियाई। यानी अगर कोई आयन आपका छोटा है, जैसे ये, ठीक है, लिथियम आयन छोटा है, सोडियम आयन का साइज उससे बड़ा है, तो जब ये साइज छोटा है लिथियम आयन का, तो इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। बट एक्चुअली में सोडियम आयन की कंडक्टेंस ज़्यादा हुई, क्योंकि जब उसको पोलो सॉल्वेंट में मिलाया गया तब क्या है, जितना छोटा साइज़ होता है उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होती है। तो जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही बड़ा उसका हाइड्रेटेड आयन का साइज़ होगा, उतने ही वो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन आटम को अपने पास खींच सकेंगे, उतने ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके पास होंगे, उतना ही बड़ा साइज़ होगा। तो हाइड्रेटेड आयन का
लिथियम का हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा हो जाता है, तो सॉल्यूशन में जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो लिथियम आयन की कम हो जाती है और सोडियम आयन की ज़्यादा हो जाती है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन वी हैव टू कंपेयर द कंडक्टेंस वैल्यू। And another factor on which the conductance depends is the viscosity of solvent. यहाँ Walden's rule लिखा है. Walden's rule say that molar conductivity into viscosity is a constant. That means there is an inverse relationship between viscosity and molar conductance. So that means अगर viscosity बढ़ेगी तो obviously viscosity of the solvent बढ़ेगी, hindrance to movement बढ़ेगी, तो आपकी molar conductance कम होगी। और कोई भी ऐसे फैक्टर जिससे विस्कोसिटी कम हो जाए सॉल्वेंट की तो मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज। बट ये रिलेशनशिप तो रहता है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड योर मोलर कंडक्टेंस, बट ये रिलेशनशिप मैंने लिखा है दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर लार्ज आयंस, क्योंकि जब लार्ज आयंस होते हैं तो उनका जो हाइड्रेशन होता है इतना नहीं हो पाता, तो लार्ज आयंस का जो हाइड्रेटेड आयंस है उसके साइज में इतना फ़र्क नहीं आता। यानी अगर आप 2 लार्ज आयंस ले रहे हो, जब उनका सोल्यूशन बना रहे हो तो उनके हाइड्रेटेड आयन के साइज में बहुत मेजर फ़र्क नहीं आता। लेकिन अगर आप स्मॉल साइज लेते हो तो ये कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे और भी फैक्टर्स होते हैं, साइज का फैक्टर होता है, दैट कम्स इनटू दिस इक्वेशन, बट ये रिलेशनशिप स्टिल होल्ड्स ट्रू। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टेंस वैल्यू डिपेंड्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको समझने के लिए हम ऑलरेडी एक्चुअली वो चीज़ समझ चुके हैं, विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी की जो वैल्यू है आपकी सॉल्वेंट की, जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर योर विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस। तो इसका मतलब विस्कोसिटी कम होगी, ईज ऑफ फ्लो होगा, आयंस आपके ईजिली फ्लो करेंगे, तो कंडक्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस। तो ज़्यादा हिंड्रेंस होगा ज़्यादा प्रेशर देने पे, तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी। Another factor is the ionic mobility. Ionic mobility is represented by U, and this is equal to the speed, ionic speed, that means the distance covered per time, और time usually हम second में लेते हैं, divided by the potential difference. What is the potential difference? Potential difference is the potential applied upon the distance between the electrodes. So its unit is volt per meter. So this is the formula of ionic mobility. V upon potential difference. V is your ionic velocity. सो आयनिक मोबिलिटी, कितना मोबाइल है वो आपका आयन, जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा उसकी आयनिक वेलोसिटी होगी। तो किन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है आपका दिस यू वी, यानी किसी भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इट्स मोबिलिटी एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंडक्टेंस। और ये रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे आपका ये रिलेशनशिप विल बी ट्रू, चाहे पॉजिटिव आयंस के लिए बात करें हम, चाहे हम नेगेटिव आयंस के लिए बात करें। लेट्स टेक अ ब्रेक, बट बिफोर गोइंग फॉर द ब्रेक लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। आपने कुछ पैरामीटर स्टडी किए होंगे इन आयनिक इक्विलिब्रियम, like degree of dissociation, dissociation constant of a weak electrolyte, solubility and solubility product of a sparingly soluble salt। क्या ये सब पैरामीटर्स की वैल्यू आप कंडक्टेंस मेजरमेंट से भी निकाल सकते हैं? Hi, I'm Anika and you're watching S. Chand Academy. I'll be discussing the topics like carbohydrates, amino acids, peptides, proteins and many other topics related to BSc program. For more such lecture, you can stay tuned to our channel and subscribe to our videos so that you get more and more info about our upcoming lectures. You can also refer to our previous lectures on the related topics. Stay tuned, stay focused because it may help you in your competitive exams also and preparation of the other topics also related to your courses. Thank you. Welcome to S. Chand Academy. Before going for the break, we have covered the Colrausch's law, its applications, factors affecting the conductance measurements. But before going for a break, I asked you one question.
whether the various parameters we have studied in ionic equilibrium like dissociation constant, degree of dissociation of a weak electrolyte, solubility and solubility product of a sparingly soluble salt, etc. can be determined using conductance measurement और आंसर आपके सामने है. The application of conductance measurements में you can see these are actually the applications of conductance measurements wherein we calculate the values of these parameters only. ऐसा क्यों होता है? कंडक्टेंस की वहाँ एप्लीकेशन, जहाँ भी आयंस की बात होगी कंडक्टेंस की वहाँ एप्लीकेशन होगी. और आयनिक इक्विलिब्रिया के जितने भी हमने फिनोमिना स्टडी किए हैं, चाहे वो हाइड्रोलिसिस हो, चाहे वो आयनिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड और अ वीक बेस हो, चाहे वो सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो, सब में आयंस की बात हुई है. तो दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दीज पैरामीटर्स यूजिंग कंडक्टेंस मेजरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हम बात करें, alpha can be calculated something like this. Its limiting value and जितना उसमें से निकल सकते हैं आयंस, और न्यूमरेटर में एक्चुअली गिवन कंसंट्रेशन पे कितने आयंस निकले हैं. सो अल्फा की वैल्यू इस तरह से आ सकती है. एंड के डी वी नो दैट इज सी अल्फा स्क्वायर, इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1 इन द डिनोमिनेटर. ये आ गया. सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमारा कैसे आ सकता है? वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू कपा बाय सी. तो यहाँ पे जो कपा की वैल्यू है इन केस ऑफ सॉलिबिलिटी, तो यहाँ पे सी की जगह क्या आ जाएगा? सॉलिबिलिटी. लैम्डा एम की वैल्यू आ गई, कपा की वैल्यू भी आ सकती है, बट यहाँ कपा की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होती है. हियर कपा इज कैलकुलेटेड एज योर कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन माइनस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, क्योंकि जो हमारा एग्जैक्ट जो आयंस हमारे होने चाहिए आपके स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में, हमें उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मॉडिफाई करना पड़ता है. सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज व्हाट? KW इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. यहाँ भी अगेन आपके आयंस आ गए हैं. तो यहाँ पर अगेन लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाय सी और कापा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी. तो हम कंडक्टिविटी जो वाटर की है वो निकाल लेंगे. एंड हियर लैम्डा, अगर क्योंकि आपके दो आयंस हैं दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, सो लैम्डा प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस लैम्डा माइनस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस. और हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन कहाँ से आ जाएगी? यहाँ से, वेयर H3O प्लस और OH माइनस इज अंडर रूट KW. तो यहाँ से आपका इस एक्सप्रेशन में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जगह आई कैन राइट अंडर रूट KW. सो फ्रॉम दिस कंडक्टेंस मेजरमेंट और द कंडक्टिविटी मेजरमेंट आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑल्सो. लास्ट बचा हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड और बेस. अगेन यहाँ भी क्या हो रही है? हमारी हाइड्रोलिसिस हो रही है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्ट मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस. तो उसमें हाइड्रोलिसिस किस कंपोनेंट की वजह से होगी? वीक कंपोनेंट की वजह से होगी. सो इन वाटर, lysis of water will take place. तो अब यहाँ पे अगेन आयंस आ गए. बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस एंड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, और आपका इक्विलिब्रियम है तो आपके B+ आयन भी होंगे, आपके हाइड्रोनियम आयन भी होंगे, उनकी कंडक्टिविटी होगी. तो उससे आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हो. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से आएगी? KH इज अगेन CH². H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो एक्चुअली में जैसे आपने यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला, वहाँ आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से अपना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आराम से निकाल सकते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपके क्या बन रहे हैं? आयंस हैं. एंड दिस conductometric titration is a very important application of conductance measurement. Conductometric titration actually normal जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है वैसे ही होती है. बट फ़र्क क्या है? क्यों करते हैं हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन? वाई नॉट सिंपल जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इंडिकेटर डाल के करते थे वैसे ही कर लें. फ़र्क क्या है? द डिफरेंस इज इन द एक्यूरेसी. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आर मोर एक्यूरेट देन एनी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन. सेकेंडली, इसमें इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती. जब इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती है, देर आर सो मैनी टाइट्रेशंस विच वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अ suitable indicator. So those kind of titration, those kind of reactions can be studied with the help of conductometric titration. Like
titration between a weak acid, weak base. Apart from all the regular, your acid-base titrations, we can study the titration of weak acid, weak base. We can study precipitation titrations. We can study displacement titration. We can study the titration of a mixture of strong acid, and weak acid against a strong base. We can study the titration of mixture of strong base and weak base against a strong acid, and also we can study the titration of diabasic acid, that means polybasic acid against a base. So many titrations can be performed using your conductance measurement values. Apart from that, accuracy, अब बात है कि accuracy क्यों होती है. जब इंडिकेटर की बात करते हैं तो आपका रिएक्शन कब कंप्लीट हो आपको पता चलता है व्हेन दैट इंडिकेटर चेंजेस कलर. यहाँ पे आपको कलर देखने की ज़रूरत नहीं है. और वहाँ पे क्या होता है, यूजुअली हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कलर्ड सॉल्यूशंस. फाइन. और वहाँ पे अगर कलर्ड सॉल्यूशन है भी तो फिर इंडिकेटर ऐसा होना चाहिए कि जो कलर्ड सॉल्यूशन है उसका जो कलर चेंज है वो आपको दिखना चाहिए. तो वहाँ पे विजुअली यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. यहाँ पर आपको विजुअली इतना केयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आपके कलरलेस सॉल्यूशंस हो, कलर्ड सॉल्यूशंस हो, हर तरह के सॉल्यूशन की टाइट्रेशंस यू कैन परफॉर्म. और यहाँ पे आपकी कंडक्टेंस वैल्यूज़ नोट कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, अगेन पहली बात तो ये कि आपके यहाँ आयंस होने चाहिए. ऑब्वियसली ऐसी टाइट्रेशन कर रहे हैं जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो तभी आप कंडक्टेंस की वैल्यूज़ की नोट कर पाएंगे. और यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका कोई भी आप रिएक्शन कंडक्टोमेट्रिकली स्टडी करते हैं देयर इज़ अ चेंज इन कंडक्टेंस वैल्यू. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अब आपका एक जैसे एसिड है उसमें आप बेस मिला रहे हो, देयर इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ वन आयन बाय द अदर. पहले कुछ और आयन्स होंगे, जब आप दूसरा बेस डालते हो तब वन आयन इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द अदर आयन. तो उस वजह से कंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है. एंड व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट, जब आपका एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है, आप सिर्फ एक्सेस में बेस डाल रहे हो, अगेन डिफरेंट आपके आयंस आ रहे हैं, तो उस वजह से कंडक्टेंस चेंज हो जाती है. सो जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ, बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू चेंज है, तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है नियर द एंड पॉइंट. और वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे पता चल पाता है फ्रॉम दी ग्राफ की ये आपकी वॉल्यूम है. जब आपका इतना एसिड और इतना बेस जो था इस एग्जैक्ट वॉल्यूम, यानी अगर आपने एसिड लिया तो एग्जैक्ट वॉल्यूम पता चल जाती है आपको बेस की जो आपकी यूज़ हुई है टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड. तो इसलिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्टडी दोज टाइट्रेशंस ओनली जो हम ऑलरेडी वॉल्यूमेट्रिकली कर चुके हैं. बट इससे हमारे बेटर रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ का भी यूज़ करते हैं. और एक और चीज़ है, जब भी आप कंडक्टेंस की वैल्यू नोट करते हैं और कंडक्टिविटी की वैल्यू नोट करते हैं फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट कंडक्टिविटी मीटर दैट यू हैव, उसमें आप जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो आप या तो कंडक्टिविटी वाटर लो जिसमें आपके कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है. अगर आपके पास कंडक्टिविटी वाटर अवेलेबल नहीं है तो आपने अगर अपना नॉर्मल वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर भी लिया है, उसमें भी आपकी डिजॉल्व गैसेस होती हैं, उसकी भी कुछ ना कुछ कंडक्टेंस वैल्यू होती है. तो अगर आपको कंडक्टेंस की वैल्यू नोट करनी है तो जो भी आपके सॉल्यूशन की कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की वैल्यू है उसमें से आप ब्लैंक यानी जो भी डिस्टिल्ड वाटर है उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा. नाउ कमिंग बैक टू द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं. द प्रिंसिपल बिहाइंड इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन आयन बाय द अदर. अब इसमें मैं आपको ग्राफिकली ही समझाऊंगी. So conductance on y-axis, volume of NaOH on x-axis. The reaction is HCl plus NaOH giving you salt plus water. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है. तो अब क्या है, इनिशियली जब NaOH आपने नहीं डाला है उस टाइम पे यू हैव अ हाई कंडक्टेंस बिकॉज HCl में क्या है आपके H प्लस आयन जिनकी कंडक्टेंस बहुत हाई होती है. तो हाई वैल्यू जैसे आप NaOH ऊपर से डालते जाओगे, व्हाट विल हैपन, योर Na प्लस विल कंबाइन विद, आपको क्या कर रहा है, Na प्लस इज रिप्लेसिंग H प्लस आयंस टू फॉर्म NaCl. तो H प्लस क्या कर रहा है, वो न्यूट्रलाइज होकर वाटर की फॉर्म में जा रहा है. तो H प्लस की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है. सो योर ग्राफ विल लुक लाइक दिस. कंडक्टेंस डिक्रीज होती जाएगी एज यू कीप ऑन एडिंग मोर NaOH. जहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा वहाँ पर आपका क्या होगा, आपका यहाँ लेट्स सपोज न्यूट्रलाइजेशन हो गया. आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन यू आर एडिंग एक्सेस ऑफ NaOH. नाउ अगेन
हाइड्रोक्सिल आयन की कंडक्टेंस बहुत हाई होती है, अगेन योर कंडक्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो दिस काइंड ऑफ अ वी शेप कर्व यू विल गेट, एंड जहाँ पर दिस इज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट. सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज व्हाट? द चेंज इन द स्लोप. पहले आपकी स्लोप इस तरह से थी, नेगेटिव स्लोप थी, फिर आपकी पॉजिटिव स्लोप हुई. तो जहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आप नोट करोगे, दैट विल बी योर इक्विवेलेंस पॉइंट. तो उससे मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाता है, एग्जैक्ट वॉल्यूम NaOH की मिल जाती है, दैट हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय द HCl. Now coming to the next graph, weak acid and a strong base, again conductance and here volume of NaOH. कंडक्टेंस की जगह आपके अगर इंस्ट्रूमेंट से कंडक्टिविटी आती है तो हम यहाँ पे कंडक्टिविटी प्लॉट कर लेंगे. अब इसका ग्राफ कैसा आता है? इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इनिशियली तो पहले कंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी क्योंकि वीक एसिड है. द रिएक्शन इज एसिटिक एसिड कंबाइंस विद NaOH to give you a salt and water. So initially पहले तो आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू पहले ही कम है, वीक एसिड है, ऊपर से आपने NaOH डाल दिया, तब there is a slight dip and then after that there is an increase, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है and then a sharp increase. ये ऐसा क्यों होता है? इनिशियली ही आपकी जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो कम क्यों हो जाती है? बहुत स्लाइट सा डिप इसलिए आता है बिकॉज यू आर गेटिंग सोडियम एसिटेट. अब सोडियम एसिटेट तो सॉल्ट है, ये एसिडेट आयंस देगा. नाउ दिस एसिडेट आयन इज कॉमन विद दिस वीक एसिड. कॉमन आयन इफेक्ट सेज दैट इफ यू हैव एन आयन common with your weak electrolyte, that will lead to the suppression of the weak electrolyte. तो आपका एसिटेट आयन कॉमन है, उसकी वजह से एसिटिक एसिड पहले कम डिसोसिएट हो रहा था, उसकी डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाती है. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ स्लाइट डिप. अब उसके बाद है स्लाइड डिप के बाद अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इसके बाद आपके सॉल्ट बन रहे हैं. अब आपका एसिडेट आयन तो अब आपके और एसिटेट, क्योंकि NaOH रिएक्ट करे जा रहा है, सॉल्ट बने जा रहा है, एसिडेट आयंस रिलीज हो रहे हैं, साथ के साथ सोडियम आयंस भी रिलीज होते जा रहे हैं. तो उस वजह से आपकी कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जाती है. नाउ वंस द एंटायर एसिटिक एसिड हैज़ बीन कंज्यूम्ड, उसके बाद एक्सेस ऑफ NaOH डालते हो, अगेन बिकॉज ऑफ द वेरी हाई कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू शार्पली इंक्रीज होती है एंड अगेन यू गेट अ वेरी शार्प एंड गुड इक्विवेलेंस पॉइंट. और इसमें क्या करते हो, ये कई बार कर्व आता है तो आप इसको एक्सट्रापुलेट करते हो, इसको एक्सट्रापुलेट करते हो, जहाँ वो ज्वाइन करते हैं वहाँ आपका उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम पे आप एक्सट्रापुलेट करके आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है. सेम हियर यू कैन डू दैट, यू कैन जस्ट एक्सट्रापुलेट दोज, जहाँ भी वो इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वॉल्यूम पे देखते हो क्या वॉल्यूम है, दैट इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट. सो ग्राफिकली दिस इज कॉल्ड योर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व. ये जो ग्राफ्स हैं उनको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स कहते हैं. नाउ लेट अस टेक अनदर केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. अगेन कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ वीक बेस, हम यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने ले लिया HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, देन सॉल्ट प्लस वाटर. यहाँ पे अगेन अब आपका एसिड है उसमें आप वीक बेस डाल रहे हो क्या रहा है, दिस H प्लस की कंडक्टेंस बहुत हाई है, इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय वीकली कंडक्टिंग अमोनियम आयंस. तो आपकी पहले हाई कंडक्टेंस है, फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में होता था. जब न्यूट्रलाइजेशन इज ओवर अब आप क्या एक्सेस क्या डल रहा है, वीक बेस. नाउ वीक बेस क्या है, वो उतने हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं दे पाएगा, वीकली डिसोसिएटिंग है, तो कंडक्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है like this, and here you have your equivalence point. So this is a major difference between the graph conductometric titration curve of a strong acid strong base and a strong acid weak base. Next is your precipitation titration. Again conductance, and here we'll take example of AgNO3 to which we are adding KCl to give AgCl प्लस KNO3. ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो रही है. अब क्या है इसमें, जब आप AgNO3 जितना आपने नीचे लिया है, ऑब्वियसली इन सारे एक्सपेरिमेंट में बीकर में आप नीचे जितने भी हमने केस लिए हैं नीचे आप एसिड लोगे, एंड इन दिस केस नीचे यू आर टेकिंग योर AgNO3 और ऊपर से आपका
आ जाएगा, आपका सेल आ जाएगा और वहाँ पे साथ में आपकी कंडक्टेंस क्या वैल्यूज़ देखते जाओगे। अब इसमें AgNO3 है, अब ऊपर से आप क्या डाल रहे हो, KCl, कुछ वैल्यू होगी इसकी कंडक्टेंस की। अब KCl के डालने से AgNO3 की कंडक्टेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिल्वर आयंस और पोटेशियम आयंस की जो कंडक्टेंस की वैल्यू है ऑलमोस्ट सेम होती है। सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो जब तक सारा सिल्वर नाइट्रेट आपका कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। चेंज कहाँ आता है, व्हेन द रिएक्शन इज ओवर एंड देन यू आर एडिंग एक्सेस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब आपके पोटेशियम आयंस की अमाउंट ज़्यादा है, देन यू गेट दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ, इंक्रीज इन दी कंडक्टेंस एंड अगेन वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग की जो वॉल्यूम है दैट इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट ना। अभी तो हमने बेसिक ये 3 जो फर्स्ट टाइट्रेशन थी वो तो वॉल्यूमेट्रिकली भी पढ़ते हैं। अब मैंने एक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एग्जांपल लिया। अब हम एक मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का एग्जांपल लेंगे एंड डायबेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लेंगे एंड यू विल सी कि दोनों के जो ग्राफ है ना वो सेम आते हैं। क्यों बताएंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं मिक्सचर की, फिर इसकी बात कर लेते हैं। मैं दोनों का ही ग्राफ साथ में बना देती हूँ क्योंकि दोनों का ही जो ग्राफ है वो सेम आता है। अगेन दोनों में वॉल्यूम ऑफ बेस हम वही ले लेते हैं, दोनों में सेम है NaOH, बट ऑब्वियसली इक्विवेलेंस पॉइंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। द नेचर ऑफ ग्राफ जो होगा वो सेम होगा। एक्चुअली इन दोनों में ऐसा क्यों हो रहा है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड जब आप ऊपर से डालोगे, बेस डाला, इनिशियली पहले वैल्यू हाई है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब पहले क्या न्यूट्रलाइजेशन किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में से, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड की। वीक एसिड में तो वैसे ही इतने आयंस नहीं है, वो पहले कैसे न्यूट्रलाइज हो सकता है। सो फर्स्ट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विल टेक प्लेस। तो आपका जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का ग्राफ आता था, डिक्रीज इन द कंडक्टेंस वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ बेस। अब उसके बाद क्या है, इस पॉइंट पे आपका HCl पूरा कंज्यूम हो गया है। HCl एग्जाम्पल की तरफ ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं, सॉरी वीक एसिड जो है हमारा वो हम एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl ले लेते हैं। अब जब HCl कंज्यूम हो गया तो बचा क्या, ओनली एसिटिक एसिड। अब ऊपर से आप NaOH डाल रहे हो तब कोई ऑप्शन नहीं है, अब वीक एसिड भी न्यूट्रलाइज होगा। तो ये जो क्या है, ये जो स्लाइट इंक्रीज है जैसे वीक एसिड के केस में आया था, ये वाला स्लाइट इंक्रीज, ये वाला जो पोर्शन है, अब इस तरह से आपका धीरे धीरे आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। और ये शार्प इंक्रीज कब हो रहा है, जब आपका वीक एसिड भी न्यूट्रलाइज हो गया, एक्सेस में आप क्या डाल रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, हाईली कंडक्टिंग हाइड्रोक्सिल आयंस, उस वजह से योर कंडक्टेंस वैल्यू विल इंक्रीज। तो आपकी ये वाली जो वॉल्यूम है V1 दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये जो वाली है V2 नहीं, V2 minus V1 is the volume of NaOH consumed by the weak acid। अब यहाँ पे अगेन जो मैंने डायबेसिक एसिड की बात की, डायबेसिक एसिड, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड की जो डिसोसिएशन होती है, इट्स अ वीक एसिड, उसकी स्टेप वाइज डिसोसिएशन होती है, प्लस H3O प्लस, और सेकेंड स्टेप में आपका सेकेंड जो H प्लस है वो भी निकल जाएगा टू गिव यू ऑक्सलेट आयन लाइक दिस। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो उसको निकालना इजी है, फर्स्ट H प्लस को, तो इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकेंड में से आप नेगेटिव स्पीशीज में से पॉजिटिव निकालने की कोशिश कर रहे हो तो उस केस में आपका इट बिहेव्स लाइक अ वीक एसिड। तो आपका इनिशियल क्या है, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फर्स्ट H प्लस, और जो सेकेंड पॉइंट है दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द सेकेंड H प्लस। तो यहाँ पर जो मैं इक्विवेलेंस पॉइंट लेना है वो टोटल लेना है। सो दिस सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट से मुझे पता लगेगा, ओके दिस इज द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ NaOH बीइंग कंज्यूम्ड बाय ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरह से आपका डायबेसिक एसिड है तो यहाँ पे आपके 2 इक्विवेलेंस पॉइंट आए हैं, जस्ट लाइक द मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि
कि जैसे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में नीचे मैं एसिड लेती हूँ, ऊपर बेस लेती हूँ, उनकी कंसंट्रेशन हम सेम रख सकते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट। वहाँ पर आपकी जो आप नीचे एसिड ले रहे हो उसकी कंसंट्रेशन शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स लेस और शुड बी 10 टाइम्स डाइल्यूट देन दी बेस दैट यू आर टेकिंग इन द ब्योरेट। क्यों? क्योंकि जब आप कंडक्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो उसमें वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब आपका नीचे वाला ज़्यादा डाइल्यूट ऑलरेडी होगा, ऊपर से आप डाल रहे हो तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तो थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो तो वॉल्यूम का बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम से भी इफेक्ट आता है कंडक्टेंस पे। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट दी एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट्स। अगर आपको कंडक्टेंस टॉपिक के बारे में, कंडक्टेंस मेजरमेंट्स के बारे में और ज़्यादा जानना है तो एस चांद पब्लिशिंग की बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Do share, like and subscribe this video and do not forget to press the bell icon to get the notifications. Thank you so much for watching this video. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.